22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जितना गुस्सा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा सीज फायर के बाद है। देश की जनता सवाल कर रही है कि आखिर मोदी सरकार ने सीज फायर क्यों माना। लेकिन रणनीति और कूटनीति की दुनिया में फैसले भावनाओं से नहीं, परिणामों से तय होते हैं। पीएम मोदी की रणनीतिक शैली इसी सिद्धांत पर आधारित है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की, ये सब इसकी प्रमाण है कि फैसले लेने से पहले तैयारी की गई थी और जब समय आया तो भारत की कार्रवाई से पूरी दुनिया चौंक गई। आज भी अगर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि सरकार कमज़ोर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सरकार स्थिति का संपूर्ण आकलन कर रही है कि कब, कहां और कैसे और कितना असरदार तरीके से जवाब देना है। इस पूरे समीकरण में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी इग्नोर नहीं किया सकता। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर इजराइल जैसे देशों की बात करें, भारत की इन सब देशों के साथ साझेदारी है और क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे समूहों में भारत की भूमिका भी अहम है। ऐसे में एक तरफा युद्ध जैसी स्थिति वैश्विक पूंजी, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को खतरे में डाल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध की बात करना आसान तो है, लेकिन उसके परिणामों की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। वैश्विक निवेश रुक सकता है, तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, बॉर्डर पर महीनों तक तनाव रह सकता है, क्योंकि आप युद्ध स्टार्ट करेंगे वो तो खत्म भी आपके हाथ में नहीं है और हजारों सैनिकों की इस दौरान जान भी जा सकती है। भारत की मौजूदा सोच एक रोलिंग स्ट्रैटेजी की तरह है, जहां बड़े बड़े ऐलानों के बजाय एक के बाद एक असरदार कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ डिसिसिव डिटरेंस की ओर बढ़ रही है, जिसमें हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, कम्युनिकेशन ठप करना, टारगेटेड स्ट्राइक जैसी स्ट्रैटेजीज शामिल हो सकती हैं। साथ ही पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित में असंतोष को समर्थन देना भी एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन बन सकता है। यह सब सिर्फ गोली और बम से नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक सोच से, स्ट्रैटेजी से तय होगा। जिस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अनुच्छेद 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, बालाकोट जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया, वह आतंकवादी हमले के बाद चुप बैठी नहीं रह सकती। ये तय मानिए, ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है और इसका असर वक्त आने पर पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया को यह एहसास भी है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवाद के मसले पे, जो पाकिस्तान के मसले पे या फिर जो आतंकवाद के मसले पे किसी भी कीमत पर अपने देश के संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकती। रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी जल्दबाजी या भावनात्मक आवेग में निर्णय नहीं लेते, और दूसरी कि उनकी हर रणनीति के पीछे एक गहरी वैश्विक और दीर्घकालिक सोच होती है, जिसे सामान्य लोग उस समय समझ नहीं पाते और इसीलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार ने अमेरिका को सीधे इनकार नहीं किया है, बल्कि ट्रंप जैसे नेताओं की कमजोरी, वैश्विक मंच पर नायक बनने की जो इसको ललक होती है ट्रंप जैसे नेताओं को, उसको समझते हुए उन्हें वही भूमिका दी जो उन्हें अट्रैक्ट करती है। भारत ने उन्हें शांति स्थापित करने की भूमिका सौंप कर दरअसल एक कूटनीतिक चाल चली है। इस रणनीति में सामने वाले को जितना अधिक चमकने दिया जाए, उतना ही वह अपने ही दम में उलझता चला जाता है, और यह दरअसल राजनीतिक जो एक मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है का उसका उल्टा प्रयोग था, जहां आप सामने वाले को अट्रैक्शन का सेंटर बनने देते हैं, लेकिन उसी प्रकाश में वो, उसी लाइट में वो खुद जलकर खाक हो जाता है। और ट्रंप के साथ भी तय मानिए यही होने वाला है। लास्टली ट्रंप को सरेंडर करना पड़ेगा इंडिया के मामले में कि ठीक है, मैंने कहा, आपने माना, पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने माना, और फिर हम हीरो बन गए ट्विटर पे। लेकिन लास्टली वो जानता भी है, उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। छुप कर वार करना, कतनी में करनी में अंतर किस तरह पाकिस्तान का है,
कैसे वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ रेप हो जा रहा है और कितना सेना वहां हावी है, सेना के मेजर का ही नाम आया था उसके रेप में। तो आप समझ सकते हैं ट्रंप को एहसास है पाकिस्तान की अभी स्थिति क्या है और कल भी स्थिति क्या थी और कल क्या रही, इसे भी ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं। और इंडिया के मामले में भी जानते हैं कि इंडिया किस तरह की कंट्री है, इंडिया में कौन अभी सत्ता में है। तो कल को ट्रंप चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते जब इसी सीज फायर को एक एग्जाम्पल देकर कि देखिए आपने कहा सब कुछ हुआ, हम भी चुप हो गए, लेकिन 3 घंटे के बाद ही सीज फायर अनाउंसमेंट के 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले, तमाम तरह की चीजें टीवी चैनल से लेके वैश्विक मीडिया में भी देखी गई। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो ट्रंप ने पूरी तरह से इस चीज को समझा भी है और कल को अब फिर दूसरी बात भारत ने समझा भी दिया है कि चीजें अभी बर्दाश्त की जा रही हैं, लेकिन ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आने वाले समय में भारत को पूरी छूट भी होगी अपने देश को बचाने की, देश की प्रभुता को बचाने की। और कल को अगर पाकिस्तान कुछ करता है और जिस तरह से कर रहा है, आने वाले समय में तय मानिए युद्ध होगा और प्रचंड युद्ध होगा। दूसरी बात कि भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सीजफायर की गारंटी केवल भारत पाक के बीच का मसला न रहे, बल्कि अमेरिका को उसकी जिम्मेदारी में बांध दिया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया भी, ये प्रक्रिया इसी का परिणाम थी। जब ट्रंप इस प्रक्रिया में गारंटर बन गए हैं तो पाकिस्तान की पहली ही कायरतापूर्ण हरकत ने अमेरिका को भी धोखाधड़ी का शिकार बना दिया और इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा आघात भी पहुंचा है और भारत को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भारत जो भी प्रतिक्रिया देगा वह प्रोवोक्ड मानी जाएगी, यानी कि उकसाने वाली कार्रवाई मानी जाएगी। यानी उसने पहले आक्रमण नहीं किया बल्कि एक झूठे राष्ट्र के वादा खिलाफी पर जवाब दिया। इस पूरी प्रक्रिया को एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के रूप में देखा जा सकता है। बिना गोली चलाए दुश्मन की साख को खत्म करना यह घोषित नैतिक दिवालियापन की रणनीति थी, जिसमें दुश्मन खुद ही वैश्विक मंच पर बेनकाब होता है। अब जब सरकार ने सेना को ही फ्री हैंड दे दिया है तो इसका अर्थ केवल रिटेलिएशन नहीं बल्कि रणनीतिक बहुपक्षीय तैयारी भी है। मोदी सरकार की शैली में घोषणा की तुलना में कार्रवाई को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है और जब कोई जवाब आएगा वह मीडिया की डेडलाइन नहीं, इतिहास की इबारत होगा। ये देशवासी भी समझ लें। पाकिस्तान की स्थिति देखा जाए तो पहले से ही पतन की ओर है। वहां के प्रधानमंत्री को न्यायालय नहीं, भीड़ से सुरक्षा मिलती है। आईएसआई और सेना के बीच मतभेद दुनिया में जगजाहिर है। ऐसे में किसी सीजफायर की गारंटी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पहले से संदिग्ध है और संदिग्ध थी। एक मरे हुए देश को गोली नहीं मारी जाती बल्कि उसको बताया जाता है कि तुम्हारी तिरहवीं किस तरह की जाती है। मोदी सरकार उसी तिरहवीं की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतों को भी यह मैसेज दिया है कि भारत अब सिर्फ लड़ाई नहीं, नीति से निर्णायक जवाब देने वाला देश बन चुका है। सीजफायर एक कागज नहीं था, एक रणनीतिक जाल था जिसमें पाकिस्तान का झूठ, अमेरिका का स्वयंभू नेचर और वैश्विक राजनीति की चालबाजियां आपस में उलझ गई। अगर अब भारत कोई कार्रवाई करता है तो न संयुक्त राष्ट्र आपत्ति करेगा न अमेरिका, क्योंकि अब दुनिया भारत की शांति नीति को गंभीरता से देख रही है और पाकिस्तान की वास्तविकता खुलकर दुनिया के सामने भी आ चुकी है। यह एक सॉफ्ट ट्रैप फॉर हैंड कॉन्सिक्वेंसेस है, बिल्कुल वैसा जैसा चाणक्य करते थे। अगर इस पूरे घटनाक्रम और रणनीति को देखा जाए तो ये क्लियर है कि मोदी सरकार की नीति केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक पूर्व सक्रिय रणनीति यानी कि प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। इस रणनीति की परतें सैन्य, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और वैश्विक जनमत निर्माण तक फैली हुई है और इन सभी को एक साथ इंटीग्रेटेड करके एक दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ा गया है। सीजफायर की घोषणा दरअसल एक पब्लिक पोजिशनिंग थी, जबकि असली मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को संयमित और शांति चाहने वाला राष्ट्र दिखाना था और पाकिस्तान को लगातार एक झूठा, अविश्वसनीय और आतंक को संरक्षण देने वाला देश प्रमाणित करना।
यह रणनीति दरअसल दुनिया को यह दिखाने की थी कि भारत में शांति की पूरी कोशिश की। अब अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो वह न्याय संगत मानी जाए, और ये मैसेज दुनिया में चला भी गया है। इस तरह से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने जिस तरह पाक और भारत के बीच मध्यस्थता में अहम भूमिका दी, वह सम्मानजनक नहीं बल्कि कूटनीतिक चाल थी। ट्रंप की वैश्विक नायक बनने की इच्छा को समझते हुए भारत ने उन्हें शांति का चौधरी बना दिया। लेकिन यही स्थिति तब उल्टी पड़ गई जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर खुद ट्रंप की गारंटी को झूठा साबित कर दिया। इस रणनीति में भारत ने सामने वाले को शांति का श्रेय देकर जिम्मेदारी भी सौंप दी है, यानी क्रेडिट की चाल चली। सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन सिर्फ सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़ने की योजना का हिस्सा भी है। इनमें ड्रोन, साइबर और इंटेलिजेंस आधारित हमले न्यू इंडिया की सैन्य थ्योरी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जो साफ कहती है कि भारत बिना दिखावे के भी पाकिस्तान में घुसकर वार कर सकता है। यह रणनीति पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से भी अलग थलग और असहाय बनाती है। कोई मदद के लिए नहीं आगे आ रहा है। दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने FATF, UN, OIC जैसे मंचों पर पाकिस्तान को एक आतंकी पोषक या आतंक पोषक देश के रूप में भी बार बार सामने रखा है। POK को लेकर भी रणनीति देखा जाए तो कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि एक सुविचारित, बहुत सोच समझ के बनाया गया योजना का हिस्सा है। इसके तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना, फिर पाकिस्तान को बार बार सीज फायर उल्लंघन में फंसाकर एक ट्रिगर क्रिएट करना, और फिर सीमित सैन्य कार्रवाई कर दे फैक्टो नियंत्रण स्थापित करना, यह सब एक दीर्घकालिक चेस गेम का हिस्सा है। भारत अब युद्ध केवल बम और गोलों से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक दबाव और कूटनीतिक अलगाव के माध्यम से लड़ रहा है। यह मल्टी डायमेंशनल वारफेयर है, जिसमें सिंधु जल समझौते की समीक्षा हो या गिलगित बाल्टिस्तान के नागरिकों को अधिकार देने की नीति, हर कदम पाकिस्तान की संप्रभुता पर सीधी चुनौती है। इसलिए दोस्तों, भावनात्मक उबाल के बजाय रणनीतिक सोच को प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए समझना जरूरी है कि अगर जनता नाराज है तो विकल्पों को, ऑप्शंस को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि गुस्से में सरकार की दीर्घकालिक नीति को कमजोर समझना चाहिए। यह दरअसल एक लंबा खेल है, लंबा गेम है, जिसमें हर चाल गहराई से सोची गई है। वहाँ थिंक टैंक बैठे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर सोच सकते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि मोदी सरकार की नीति एक साथ घरेलू जनमत, वैश्विक समर्थन और सैन्य तैयारी तीनों स्तरों पर काम कर रही है। सीजफायर एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ट्रैप था अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए। अब इसकी परिणति क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, POK की वापसी, पाकिस्तान का और विघटन, या फिर भारत की वैश्विक स्वीकृति प्राप्त अघोषित कार्यवाही की नीति, यह आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन यह निश्चित है कि यह महज जवाब नहीं, बल्कि निर्णायक नीति की शुरुआत है।